सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल बिहेवियर कोई भी एक्शन जो वायलेट करता है लॉज को एंड लीगल सिस्टम उसको पनिश कर सकता है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, असॉल्ट, फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये सारे क्रिमिनल बिहेवियर में आते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्रिमिनोलॉजी में एग्जामिन करते हैं कि पीपल कमिट क्यों करते हैं क्राइम्स और सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो मेजर थ्योरीज क्रिमिनल बिहेवियर के 6 मेजर थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल थ्योरी, जिससे कि नाम से ही पता चलता है कि बायोलॉजिकल ट्रेड्स, जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल ट्रेड्स जो भी रिलेटेड है, दीज आर कम्स अंडर द बायोलॉजिकल थ्योरीज। ये सीजर लॉम्बर्सन ने दी थी, जिसके अंदर क्रिमिनल्स आर बॉर्न विद सर्टेन ट्रेड्स, जो कोई फिजिकल या ब्रेन केमिस्ट्री, हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसे जेनेटिक उनकी कंपोजिशन होती है कि उनको गुस्सा आता है या वो क्राइम कमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर किसी किसी में इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा ज़्यादा आता है और वो क्राइम कमिट करते हैं। सेकेंड इज़ द साइकोलॉजिकल थ्योरी, जहाँ पे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, मेंटल प्रोसेसेस और इमोशंस, मतलब उसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है सिगमंड फ्रॉयड, जिसके अंदर इम्बैलेंस बिटवीन आइडेंटिटी, ईगो और सुपर ईगो। किसी किसी इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो दूसरों से जेलस फील करता है और उसके अंदर बहुत ही ईगो आता है। एंड अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लाइक एंटी सोशल, लोगों से बात करना पसंद नहीं होता। तो ये सारे भी क्रिमिनल एक्ट्स को प्रोवोक करते हैं और वो क्राइम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ गिल्ट और एम्पैथी, मतलब अपनी गलती का एहसास नहीं है, दूसरों पे दया नहीं है, तो इस केस के अंदर भी हायर चांसेस ऑफ क्राइम होते हैं। थर्ड इज़ अ सोशोलॉजिकल थ्योरीज, जहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं सोशोलॉजिकल थ्योरीज। ये फर्दर डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ द स्ट्रेन थ्योरी, जो कि दी थी रॉबर्ट के मर्टन ने। इसके अंदर स्ट्रेन होता है क्रिमिनल के ऊपर, उसके अंदर पीयर प्रेशर फील करता है बिकॉज वो अपने गोल्स, वेल्थ, लीगल मीन से उनको अचीव नहीं कर पाता, तो वो क्राइम कमिट करता है। फॉर एग्जांपल बहुत कोई गरीब होता है तो वो चोरी करता है या डाका डालता है। सेकेंड इज़ द सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्टा बेंडलर ने दी थी, जहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर दूसरों से सीखता है कोई भी इंसान। फॉर एग्जांपल अगर गलत संगत में बच्चे पढ़ते हैं या वॉयलेंस देखते हैं, फैमिली से देखते हैं, मीडिया से देखते हैं, तो वो वही सीखते हैं और उनको नहीं पता चलता कि क्या अच्छा है क्या गलत है, और वो क्राइम कमिट करते हैं। थर्ड इज़ द सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी में जहाँ पे बॉन्डिंग जो सोसाइटी से वीक होती है, फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है, स्कूल टीचर से बॉन्डिंग नहीं है, उनको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो इन दैट केस भी क्राइम इंक्रीज़ करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनको नहीं पता होता कि वो किस में इन्वॉल्व है किस में नहीं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल कंट्रोल थ्योरी। ये ट्रेविस हिर्स्की ने दी थी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक थ्योरी, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल स्टेटस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, ये सारी कंडीशंस के केस में जो भी क्रिमिनल बिहेवियर शो करता है उसको इकोनॉमिक थ्योरीज के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो फ्रॉड करता है, रॉबरी करता है। फिफ्थ इज़ द लेबलिंग थ्योरी, जो कि हॉवर्ड बेकर ने दी थी। इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स को क्रिमिनल लेबल कर दिया जाता है और वो उसी को अपनी आइडेंटिटी समझ बैठते हैं और वो उसी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन लगातार चोरी करता रहता है तो उसको चोर ही समझ लिया जाता है, हमेशा चोर का जो लेबल है उसी के ऊपर आता है। और इनके सब टाइम्स जो पेरेंट्स अगर चोरी करते हैं तो उनके बच्चों के भी पर भी वही लेबल लगा दिया जाता है। सिक्स्थ इज़ द रूटीन एक्टिविटी थ्योरी, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। मोटिवेटेड ऑफेंडर, जिसके अंदर लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो कर दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है क्राइम करने के लिए। सेकंड इज सुटेबल टारगेट, उनको देखा जाता है कि एक इजी टारगेट कौन सा है, सुटेबल टारगेट कौन सा है, तो वो क्राइम कर देते हैं। थर्ड इज़ द लैक ऑफ गार्डियन में वही बात आ जाएगी कि कोई उनको समझाने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अनअटेंडेड हाउस, जो खंडर होते हैं जहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं, तो मोस्टली वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्राइम होते हैं। तो कंक्लूजन में ये आता है कि क्रिमिनल बिहेवियर मल्टी फैक्टर्स से इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक सिंगल थ्योरी कभी भी क्रिमिनल बिहेवियर को नहीं डिफ़ाइन कर सकती। सारी ही जो थ्योरीज़ हैं उनको कंबाइन करके हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। पहले हमने बात की थी क्रिमिनल बिहेवियर की, अब आता है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, जहाँ पे हम क्राइम सीन के एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्या ऑफेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी ट्रेट रहे होंगे, तो उसको क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। 2 टाइप्स की क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होती है, वन इज साइकोलॉजिकल एंड सेकेंड इज अ ज्योग्राफिक।
साइकोलॉजिकल मतलब उसके पर्सनालिटी ट्रेट, बिहेवियर, मेंटल स्टेट है, और यहाँ पे फोकस होता है कि क्राइम क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो उसके मोटिव्स क्या थे, ट्रेट्स क्या थे और बिहेवियर पैटर्न्स क्या थे। इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं वो क्राइम सीन के एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, विक्टिमोलॉजी करते हैं मतलब विक्टिम से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ऑफेंडर के और करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, सोशल स्किल्स क्या है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इससे हमें हेल्प करती है कि हम सस्पिशंस होते हैं, जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है और इंटरव्यू किए जाते हैं, और स्केच बनाने के अंदर भी ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सीरियल ऑफेंडर ऑर्गेनाइज है, कैसा है, सोशली स्किल्ड बेस्ड है, तो कैसे वो प्लान करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में पता चलती हैं। सेकेंड इज जोग्राफिक प्रोफाइलिंग, जहाँ पे हम एरिया देखते हैं कि एरिया जहाँ पे जो क्रिमिनल रहता है या काम करता है या फिर अपने जो क्राइम है उसको करता है, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन की बात करते हैं, स्पेशल पैटर्न्स क्या है, लोकेशंस क्या हैं, और जो मेथड यूज़ होता है यहाँ पे मैथमेटिकल या स्पेशल एनालिसिस होती है क्राइम के लोकेशन में, डिस्टेंस क्या था क्रिमिनल के घर से या विक्टिम के घर से, या डायरेक्शन, डिस्टेंस या क्लस्टरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज क्या हैं, सर्चेस हम कर सकते हैं डिफरेंट रास्तों पे, या जो फ्यूचर में क्राइम साइट्स हैं वो कौन सी होंगी। फॉर एग्जांपल, जो पुलिस है वो मैप करती है बर्गलरीज जो कि सुनसान जगह या जहाँ पे चोरी होने की ज़्यादा संभावना होती है, या फिर नेबरहुड में देखती है या फिर पर्टिकुलर रास्ते में देखती है। इन शॉर्ट, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जो कि ऑफेंडर के माइंड या मोटिव्स पे डिपेंड करती है, एंड जोग्राफिक प्रोफाइलिंग जहाँ पे मूवमेंट्स या लोकेशन पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉर्पस डिलिक्टी, दैट इज़ बॉडी ऑफ द क्राइम। कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक डेड बॉडी होगी। इसका मीन्स ये है कि असेंशियल प्रूफ जो कि ये दिखाता है कि क्राइम सच में हुआ है। इसके दो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्रूफ कि क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिसिंग है तो उसका मिसिंग होना इज़ नॉट इनफ, वहाँ पे कुछ साइंस होंगे जैसे ब्लड स्टेन, साइंस ऑफ स्ट्रगल, विटनेसेस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्रिमिनल लॉ में कभी भी किसी क्राइम को तब तक नहीं माना जाता जब तक एक पुख्ता सबूत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी झूठे आरोप या फोर्स कन्फेशंस भी किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट ये आता है कि प्रूफ कि एक क्रिमिनल एक्ट था। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी इंसिडेंट होता है जो एक्सीडेंटल नहीं होता, नेचुरल नहीं होता है, बट उसको प्रूव किया जाता है इंटेंशनली, वो इलीगल होता है बट उसको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो एक्सीडेंट था। फॉर एग्जांपल, फायर लगी हुई, आग लगी हुई, तो हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट है, वो सच में जान के लेकर आई थी, या अगर डेथ है तो नेचुरल है या किसी को मारा गया है। फॉर एग्जांपल, एक हाउस है जो कि जिसमें आग लगी है, तो हमने प्रूफ करना है कि कॉर्पस डिलिक्टी कि बॉडी ऑफ एविडेंस हमने प्रूफ करना है, तो दो तरीके से किए जाएगी। फर्स्ट कि फायर सच में लगी हुई है, तो दैट विल बी द क्राइम हैपेंड, कि सच में क्राइम हुआ है। सेकेंड, इट वाज इंटेंशनली सेट, कि क्रिमिनली एक्ट था, वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने आके जानबूझ के लगाई थी वो। तो इससे की पॉइंट ये निकल के आता है कि जब तक अगर कोई पर्सन कन्फेस कर भी रहा है, वो तब तक क्रिमिनल प्रूफ नहीं किया जाता जब तक कॉर्पस डिलिक्टी प्रूफ नहीं होता। ये हमें बचाता है फॉल्स कन्फेशन, जो कि झूठे अपने आप को साबित करते हैं कि मैंने ये किया है। पुलिस का प्रेशर कभी कभी होता है या कभी कभी लैक ऑफ एविडेंस होता है, तो उन केस के अंदर कॉर्पस डिलिक्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन इसका ये निकल के आता है कि क्राइम को प्रूफ करने के लिए ये कॉर्पस डिलिक्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये फंडामेंटल है इन क्रिमिनल लॉ, ताकि मिसयूज़ ना हो पावर का।